दिनेश, तुम्हें पता है मेरी सहेली सीमा ने 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा है। वो जो आजकल चल रहा है ना, डबल डोर वाला, वो खरीदा है उसने। और एक तुम हो, तुमसे कब से कह रही हूँ कि एक रोटी मेकर लेकर दे दो, वो भी नहीं लेकर देते हो। फ्रिज देखो कितना पुराना हो गया है। सुनो ना, हम भी अपनी रसोई के लिए नए सामान लेते हैं, अपनी रसोई को नया बनाते हैं, बिल्कुल अमीरों की जैसी। शिवानी, तुम्हें तो पता है शादी के तुरंत बाद मैंने ये फ्लैट लोन पर लिया था। अभी इसकी किस्त भी नहीं भर पाया, ऊपर से घर का खर्चा, और मेरे लिए अभी इतने पैसे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी सहेलियां बहुत अमीर हैं, वो ये सब आराम से कर सकती हैं, पर तुम तो मुझे समझ सकती हो ना। शिवानी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे पापा तो मेरे लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते बता रहे थे, पर मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी और तुमसे लव मैरिज करने की जिद कर ली। एक तो पहले ही ठीक ठाक घर में पैदा हुई जहाँ इतने पैसे नहीं थे, शादी हुई वो भी ऐसे घर में जहाँ पर पैसों के नाम पर कंजूसी है, सूंघ सूंघ कर पैसा खर्च करो। शिवानी अभी बोली ही थी कि उसकी सास मंदिर से आ जाती है। शिवानी बहू, क्या हुआ? कर तो रहा है दिनेश, और कितना करे बेचारा, पूरा दिन मेहनत करता है। तुम्हें तो उसे और सपोर्ट करना चाहिए, और तुम हो कि उसको सुना रही हो, उसकी कमजोरी का उसे एहसास दिला रही हो। माँ जी, एहसास दिलाऊंगी तभी कुछ करेंगे, वरना ये कुछ नहीं करने वाले। मुझे तो लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इनके बस का कुछ भी नहीं है। मैं अपनी सहेली काजल के घर जा रही हूँ। रात की रोटी माँ जी आप बना लेना, और मेरा डिनर मेरी फ्रेंड के घर पर है। शिवानी मुंह बनाए हुए अपने कमरे में चली गई। दिनेश अपने काम पर चला गया और उसकी सास दूसरे कामों को देखने लगी। फिर शाम के समय शिवानी अपनी सहेली काजल के घर जाती है, और शिवानी जब काजल की रसोई देखती है तो वो हैरान रह जाती है। काजल की रसोई आलीशान थी। वहाँ पर वो सभी तरह के बढ़िया बढ़िया किचन के इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हुए थे। शिवानी की सहेली सीमा भी वहाँ आई हुई थी। काजल, तुम्हारी रसोई तो बहुत अच्छी है, मेरी रसोई में ये सब तो है ही नहीं। तुम लोग ये सब कैसे इतना खरीद लेते हो? क्या तुम्हारे पति इतने पैसे देते हैं या फिर? और कौन देगा? पति जी ही देते हैं। जब शादी की है तो हमारे खर्चे तो उन्हें उठाने ही पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरी ननंद है ना, थोड़े कम पैसे वाली है। तो जो फ्रिज मैंने लिया है उसे वो बहुत पसंद आया था, उसने भी खरीदा है, पर किस्तों में लिया है। अगर तू चाहे तो तुझे भी किस्तों में फ्रिज मिल सकता है, बस थोड़े पैसे पहले देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी किस्तें बन जाती हैं। क्या तू सच कह रही है? कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो मैं अपनी ननद से पूछ लेती हूँ, वो तो बहुत कुछ किस्तों में लेती रहती हैं। उन्होंने तो धीरे धीरे करके पूरी रसोई ही ऐसी बना दी अपनी कि पूछो मत। सीमा की बातें सुनकर शिवानी के मन में लालच आ जाता है, और वो भी अपनी सहेली के कहने पर रसोई के लिए महंगा वाला फ्रिज खरीद लेती है। माँ जी, मैंने वो बताया था ना, आजकल डबल डोर वाला फ्रिज चल रहा है, मैंने वही खरीदा है। 1.5 लाख का फ्रिज है, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बहू, 1.5 लाख का? पर इतने पैसे कहाँ से आए बहू? अरे माँ जी, 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए, मेरी किस्तें बनी हैं। 2 साल तक हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने हैं। बस अब मैं इसको बढ़िया से रसोई में सजा देती हूँ, फिर मैं इसमें अच्छे अच्छे सामान ला कर रखूँगी। फिर उस दिन के बाद शिवानी ने रसोई की हर चीज़ किस्तों में खरीदना अपनी एक आदत बना ली। वो तो अपनी रसोई को बिल्कुल अमीर रसोई बनाना चाहती थी, इसीलिए आज फ्रिज, कल महंगा वाला जूसर। इस समय शिवानी के ऊपर कम से कम 8 से 10 लाख का कर्ज था। आज फिर शिवानी ने एक कॉफ़ी मशीन मंगवा ली, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपये थी कि तभी दिनेश घर आ जाता है। उस समय शिवानी की सहेलियां चाय पर आई हुई थीं। कैसी लगी मेरे नए कॉफ़ी मशीन की कॉफ़ी? अरे सीमा, थोड़ी और लो ना। सचमुच कॉफ़ी तो इस कॉफ़ी मेकर में बहुत टेस्टी बनी है। वैसे तेरी रसोई बिल्कुल अमीरों वाली बन गई है। अब ना तू इस रसोई को तुड़वा कर एक नया मॉडल किचन बनवा ले,
सारा सामान तेरा उस किचन में सेट हो जाएगा। हाँ सीमा, तू ठीक कह रही है। काजल की किचन तो तूने देखी है ना, सब कुछ स्टील का और दरवाजे अलमारियाँ बहुत बढ़िया होती हैं। पूरा मॉडर्न किचन बन जाता है। हाँ, इसमें भी तू बनवाने के बाद थोड़े थोड़े पैसे दे सकती है, पूरे पैसे एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे कितने लाख की बन जाएगी? वो तो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू उसमें कितना खर्च कर सकती है। वैसे 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में आराम से बन जाएगी, और वो मैं तेरी बात करवा दूंगी। वो थोड़े थोड़े पैसे लेकर बना देंगे। फिर ठीक है, मैं प्लान करती हूँ। अच्छा, तुम लोग कॉफ़ी पियो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। शिवानी बहू, दिनेश बहुत देर का आया हुआ है। मेरे कमरे में बैठा है, वो थोड़ा परेशान है। अच्छा माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। क्या हुआ दिनेश? माँ जी कह रही हैं कि तुम थोड़े परेशान हो। हाँ शिवानी, वो हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो इसी वजह से ये लास्ट मंथ है जो हम काम पर जाएंगे। फिर अगले महीने से मुझे कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या तुम्हारी नौकरी छूट गई? पर तुम तो मुझे इस महीने कुछ पैसे देने वाले थे। बस इसीलिए तुम्हें समझाती थी बहू, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ थी। मैंने सोच लिया है माँ जी कि मैं ये सब चीज़ें बेच दूंगी। जब मैं पैसे ही नहीं भर सकती तो मैं ये सब चीज़ें रख कर क्या करूँगी? पता नहीं दिनेश की नौकरी कब लगेगी, और घर में दूसरी चीज़ों के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। कि तभी उसकी सहेली काजल और सीमा वहाँ आ जाती हैं। वो सारी बातें सुन चुकी थी। शिवानी, परेशान मत हो, तू हमारी दोस्त है और दोस्त हमेशा दुख सुख के साथी ही होते हैं। हमने ही तुझे ये सब खरीदने के लिए उकसाया था, और हम ही तुझे हल बताएंगे। लेकिन देख, मैं ये नहीं कहूँगी कि तू हमसे कर्जा लेकर किस्तें भर, बल्कि मैं तुझसे ये कहूँगी कि तू नौकरी कर। सच? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम दोनों के साथ काम जरूर करूँगी। थैंक यू काजल, थैंक यू सीमा, तुम दोनों सबसे प्यारी दोस्त हो मेरी। शिवानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और अपनी सहेलियों की वजह से उसे हिम्मत भी मिलती है। और आज शिवानी की दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया, और धीरे धीरे करके शिवानी ने मेहनत के साथ अपनी सारी किस्तें उतार दी, और साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हो गया था। दीनपुर गांव में बिमला नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम था निशा। बिमला दूसरों के घरों में कामकाज करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। लेकिन रक्षाबंधन से कुछ दिनों पहले वो दिन भर लोगों के घरों में कामकाज करके थकी हारी बिमला शाम को सड़क किनारे अपनी बेटी के साथ राखी बेचने का काम करती थी। राखी ले लो राखी। अरे भाई साहब, सुनो ना, ये राखी ले लो। नहीं नहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी राखी। वैसे भी हम सड़क किनारे से राखी नहीं लेते, ये सब तो घटिया राखी होती हैं। और ऐसे पूरे दिन में मुश्किल से बिमला की 2-3 राखी ही बिक पाती थी। तब एक दिन बिमला अपनी बेटी निशा से कहती है, बेटी, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ। डिब्बे में 2 रोटी रखी हैं, चटनी के साथ खा लेना। हाँ ठीक है माँ, आप जाओ। फिर बिमला काम पर चली जाती है। निशा दिन में खाना खाकर लेटी हुई थी। तभी वो सोचती है, माँ कितनी मेहनत करती हैं मेरे लिए, तो आज क्यों ना मैं माँ की थोड़ी सी मदद कर दूँ, इससे माँ को बहुत खुशी होगी। फिर निशा राखी बेचने के लिए निकल पड़ती है। दिन से शाम हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक उसकी राखी खरीदने नहीं आता। तब वो उदास हो जाती है। आज तो एक भी राखी नहीं बिकी। सोचा था कुछ पैसे आ जाते तो माँ खुश हो जाती और उनकी थोड़ी मदद भी हो जाती। तभी वहाँ से एक करीब 15 साल का लड़का गुजर रहा था। तब वो निशा को देखकर सोचता है, एक काम करता हूँ, ये नकली नोट इस लड़की को देकर इससे सारी राखियाँ खरीद लेता हूँ। कम उम्र की है, असली और नकली नोट में पहचान नहीं कर पाएगी। फिर वो लड़का निशा के पास जाता है और कहता है, अरे ये राखी कैसी दी है? एक राखी 10 रुपये की है भैया, ले लो ना। अच्छा, तुम्हारे पास कितनी राखी हैं? 200 राखी हैं भैया। अच्छा,
तो ऐसा करो, वो सब मुझे दे दो और ये लो 2000 रुपये। बेचारी निशा खुशी खुशी वो सभी राखियाँ उसे दे देती है और मोनू नकली 500 के 4 नोट उसे पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। तब निशा घर आकर अपनी माँ को वो पैसे दे देती है। अरे देखो माँ, आज कोई भला आदमी आया था और हमारी सारी राखियाँ खरीद कर चला गया। ये देखो पूरे 2000 रुपये हैं। अरे लेकिन ये तो नकली नोट है। क्या माँ, नकली नोट? ओहो, लगता है उसने तुम्हें ठग लिया। बेचारी निशा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर अगले दिन सुबह राखी का त्योहार था। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थीं, लेकिन बेचारी निशा का कोई भाई नहीं था। तब वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा तो कोई भी भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। एक काम कर, तू मेरे साथ मालकिन के घर चल। तू मालकिन के बेटे मोनू को ही राखी बांध लेना। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। फिर वहाँ पहुँचकर बिमला अपने काम पर लग जाती है। मालकिन का बेटा टीवी देख रहा था। तब निशा अंदर आती है। भैया, क्या मैं आपकी कलाई पर ये राखी बांध दूँ? निशा उसे देखती है तो हैरान रह जाती है। वो वही लड़का था जिसने उसे ठगा था। अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे नकली नोट दिए थे और मेरी सारी राखियां ले ली थी। अरे पागल है क्या? कौन है तू? मैं तो तुझे नहीं जानता और मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। चल अब भाग यहाँ से। ये सुनकर निशा रोने लगती है। तभी बिमला और मालकिन भी वहाँ आ जाती हैं और वो उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। मोनू, यह क्या तरीका है बात करने का? और जो निशा कह रही है, क्या वो सच है? अरे माँ, वो एक दोस्त से शर्त लगी थी, बस इसीलिए मैंने नकली नोट इसे दे दिए थे। तुझे पता भी है एक गरीब के लिए 10 रुपए की भी क्या वैल्यू होती है? तुम्हें उस बेचारी को ठगते हुए शर्म नहीं आई? और आज वो बेचारी कितने प्यार से तुम्हारे लिए राखी लाई है और तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। अगर ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए, ना कि किसी गरीब का मजाक उड़ाना चाहिए। फिर मोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो निशा से कहता है, मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझसे गलती हो गई। और ये ले, मेरी कलाई पर राखी आज से तू ही बांधेगी। अब से तू भी मेरी छोटी बहन की तरह ही है और आज के बाद तू भी हर राखी पर मुझे ही राखी बांधेगी। फिर मोनू उसे गिफ्ट देता है और साथ ही मालकिन भी शगुन के तौर पर उसे 7000 रुपये देती है। और ये देख बिमला और निशा बहुत खुश होती हैं। लेकिन निशा सचमुच ही बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक भाई जो मिल गया था। एक शाम सीमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन प्रिया वहाँ आ जाती है। सीमा से ज़्यादा प्रिया का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसीलिए सीमा की सास प्रिया को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफ करने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हो? वो दरअसल सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में सीमा दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। अरे तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई हो। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था, मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बिटिया, बदकिस्मत तो हमारी बहू सीमा है। तुम्हारी बहन सीमा ने ऐसा शादी के समय क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो शादी के लिए हमने उस समय मना नहीं किया, और कोई होता तो गंजी बहू से कभी कोई शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो बिग लगाती है। अब देखो ना, गर्मियों के दिनों में तो बिग भी नहीं लगा पाती और घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। लेकिन इधर सीमा अपनी सास की बातें सुन रही थी और वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी,
आपको तो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती करने की आदत है ना। मैंने बोल तो दिया, गलती हो गई थी। नहीं पता था कि शैम्पू एक्सपायर डेट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे, इसीलिए तो मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मुझे नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जब देखो किसी न किसी के सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। अरे सीमा दीदी, मुझे तो पता है, वो तो मुझे ही बता रही थी। मैं तो आपकी अपनी बहन हूँ ना। प्रिया, तुम भी कम नहीं हो। तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। और जब तुम यहाँ आती हो तो माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। बहू, तुम अपनी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अच्छे से बात करना नहीं आता? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, वो फिर क्या था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊँगी। चलती हूँ। आंटी जी नमस्ते। प्रिया दुखी होकर उसी समय वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक प्रिया सीमा के घर नहीं आती और कुछ दिनों बाद प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा थी। इसीलिए प्रिया ने सीमा और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया था। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी। कैसी हो प्रिया? तुमने तो उस दिन से आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला बुरा क्या कह दिया? तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। अरे बिटिया, बहनों में तू मैं तो होती रहती है। ऐसे मुंह तोड़ी मोड़ लेते हैं। और चलो, अच्छा हुआ जो तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। वो घर में माँ दुर्गा की पूजा रखी थी तो कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे बेटा, हम जरूर आएंगे। इसी बहाने हमको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और फिर कुछ देर बाद प्रिया भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सीमा अपनी सास के साथ प्रिया के घर माँ दुर्गा की पूजा के लिए पहुँचती है। वहाँ पर आए हुए मेहमान सीमा का मजाक बनाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी भी कैसे हुई होगी। कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो, गंजी बहू। लेकिन प्रिया का ध्यान पूजा में था। उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर सीमा पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और चुपचाप अपने घर चली आई। ये प्रिया अपने आप को समझती क्या है? हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम फोन क्यों मिला रही हो? अरे सीमा बिटिया, क्या बात है? प्रिया कह रही थी कि तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ, तुम तो अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना। मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं है अभी बात करने का। मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर सीमा गुस्से में अपनी माँ का फ़ोन काट देती है। मैं प्रिया के लंबे बाल हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी छोटी सगी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजी होने की दवाई लेकर आऊँगी और प्रिया के बालों में छिड़क दूंगी। और फिर सीमा ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। फिर सीमा बहाने से अपनी बहन प्रिया के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे प्रिया गंजी हो जाए। पर सीमा की आंखें खुल गईं जब वो प्रिया के घर पहुंची। अरे सीमा दीदी, आप आइए आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था। ये एक बहुत ही बड़े सर्जन हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन सीमा, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और फिर डॉक्टर सीमा से बात करते हैं। सीमा कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ सीमा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है। उनका हेयर ट्रांसप्लांट करके मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सीमा को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी और वहीं उसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद
सीमा का हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन फिर से दूर हो जाता है। सीमा के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल प्रिया के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और सीमा के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।